Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of April 2025. 22 अप्रैल 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आई होप आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है. प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. और आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि आज से जैसे मैंने बताया कि अब हम चूंकि रेगुलर हो गए हैं, न्यूज़ एनालिसिस में भी रेगुलर हैं हम. और अब हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे डेली आपको जैसे जो की टॉपिक्स हैं, जैसे चूंकि आपको तो मैं हिंदू पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं पीआईबी भी पढ़ता हूँ, इकोनॉमिस्ट भी पढ़ता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता हूँ. बहुत सारी चीज़ें जो मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे में पढ़ता हूँ, तो उसमें कुछ कुछ आर्टिकल मेरे को मिलते जाते हैं. कभी लाइव मिनट में मिला, कुछ मिला, तो मैं क्या करूँगा, उसको आपको इंस्टाग्राम में आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा. ठीक है ना. तो आप @TEMSIAS TEMSIAS ये आप सर्च कर लीजिए इंस्टाग्राम पे @TEMSIAS और उसको फॉलो कर लीजिए. तो वहाँ पे आज से मैं आप डालूंगा आर्टिकल्स, तो आप उसको पढ़ लिया करिए. और बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स डालूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ भरने के लिए या इंस्टाग्राम पेज को भरने के लिए डालूंगा, बट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ योर इंटरव्यू प्रीलिम्स एंड मेंस, है ना. तो आप लोग उसको जरूर फॉलो कर लीजिए. टेलीग्राम को भी आप फॉलो कर लीजिए @TEMSIAS करके हमें, एंड वी विल बी रेगुलर इन दीज प्लेटफॉर्म्स. तो धीरे धीरे हम उसको वेबसाइट पे भी कंटेंट रेगुलरली अपलोड करना शुरू कर देंगे. तो आई होप आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है. लाइक जरूर करिए. 200 लाइक्स का टारगेट है. जितने लोग देखें वीडियो उतने लोग लाइक करें, और मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि आपको इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा. स्टार्ट करते हैं. आज मैंने क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस. सबसे पहले हम आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे क्वेश्चंस. तो सबसे पहला सवाल आप देखिए. स्टेटमेंट 1 कह रहा है द साइमन कमीशन वॉज अपोज्ड बाय इंडियंस बिकॉज इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स. स्टेटमेंट 2 कह रहा है द साइमन कमीशन वॉज मेंट टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो आपको बताना है कि इनमें से इस दोनों, फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. दूसरा है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट. देन तीसरा है स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, करेक्ट है. तो आपको बताना है कि क्या करेक्ट आंसर है. एक बार फिर से पढ़ लीजिए, पॉज करिए, आंसर करिए. मैं आपको आंसर बता देता हूँ. इसमें देखो आंसर है ए, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. स्टेटमेंट 1 कह रहा है द वेस्टर्न घाट्स रिसीव मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न घाट्स. स्टेटमेंट 2 कह रहा है द वेस्टर्न घाट एक्ट एज एन ओरोग्राफिक बैरियर टू द मानसून विंड्स. तो आपको बताना है कि इनमें से वही अगेन सेम 4 ऑप्शंस हैं. तो देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि वेस्टर्न घाट्स को ज़्यादा रेनफॉल मिलती है. क्यों रेनफॉल मिलती है? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स थोड़ा ऊंचे हैं, और ऑब्वियस सी बात है वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं. ऑरोग्राफिक बैरियर मतलब कि माउंटेन्स एक्टिंग एज अ बैरियर, और इसी कारण वहाँ बारिश भी हो जाती है ना. So that is the thing which is correct. तो आंसर will be A again. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. स्टेटमेंट 1 कह रहा है alluvial soil is considered highly fertile and is suitable for growing a wide variety of crops. स्टेटमेंट 2 कह रहा है alluvial soils are found mostly in the peninsular plateaus formed by igneous rocks. तो आपको बताना है अगेन 4 ऑप्शंस. तो इसका देखो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है कि एल्यूवियल सॉइल फर्टाइल है और बहुत सारे क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हैं. बट स्टेटमेंट 2 इसमें इनकरेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है? आपको पता है इग्नियस में क्यों बनेंगे. एल्यूवियल का मतलब ये जो रिवर के डिपॉजिट्स हैं एल्यूवियम से बने, है ना. तो आप भाई पेनिनसुला में कौन सा, आपको पेनिनसुलर प्लेटू में इग्नियस रॉक्स में कौन से डिपॉजिट मिलेंगे? इग्नियस तो है ही नहीं, ये तो सेडिमेंट्री वाला फीचर है ना. तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर विल बी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सी विल बी द आंसर. तो आई होप आपको मजा आया. 3 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए. इसी तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है, बट थोड़ा सा आपको आंख और कान और दिमाग खुला रखना है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे बढ़ते हैं, न्यूज एनालिसिस में आते हैं. न्यूज एनालिसिस से पहली जो न्यूज़ है वो है वैंस, यानी कि जो जेडी वैंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उनकी विजिट हुई है इंडिया में. उनकी वाइफ एक्चुअली, ये इनको देख रहे ना, इनका नाम उषा है. ये शी बिलोंग्स टू इंडिया ओनली, मतलब शी बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया ओनली, नॉट बिलोंग्स टू इंडिया. बहुत गलत स्टेटमेंट है. तो शी बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया एंड ये अपने घर भी गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है. ऑल दिस थिंग्स आर देयर. तो उषा चिलुकुरी इनका नाम है ना. तो अब बात छोड़ते, परिवार की बात छोड़ते, देखते की मुद्दे क्या थे. तो एक में याद रखेगा, एक टर्म यूज हुआ है, ट्रस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप. याद रखिएगा, देयर इज अ टर्म विच हैज बीन यूज्ड, द ट्रस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप. तो कभी अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि ट्रस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप किन 2 कंट्रीज के बीच में है, तो इंडिया और यूएसए. अभी देखो है नहीं, मतलब किन 2 कंट्रीज के बीच में बातचीत चल रही है.
ट्रस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर के। तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में चल रही है और इस न्यूज़ में यही आया कि अभी जेडी वैंस यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, उनके आने पे ट्रस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर कोई बातचीत नहीं की गई है, ठीक है ना। तो उनका ये कहना था आर्टिकल में कि भाई इस पे कोई बातचीत नहीं हुई है, तो मे बी ट्रंप जब आए, डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया आएंगे तब इस पे बातचीत होगी। तो याद रखिएगा ट्रस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के बारे में। दूसरी चीज, यूएस प्रेसिडेंट कब आएंगे इंडिया, तब याद रखिएगा इस साल इंडिया होस्ट करेगा यूएस इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया क्वाड समिट। याद रखिएगा दिस इज व्हाट इंडिया विल बी होस्टिंग। तो ये भी आपको एक न्यूज यहां से मिलती है कि इंडिया विल होस्ट द यूएस इंडिया जापान एंड ऑस्ट्रेलिया क्वाड समिट। तो क्वाड आपको पता है 4 मेंबर की ग्रुप है ना, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, है ना। इसमें 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, है ना। एंटी चाइना भी कई लोग बोलते हैं इसको कि चाइना के अगेंस्ट इसको बनाया गया है, एनीथिंग। लेकिन ये आपको याद रखना कि इस बार का जो समिट है वो इंडिया में होने वाला है और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया आएंगे। तो तभी में भी ट्रस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के बारे में बातचीत भी हो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब एक और टर्म इसमें यूज हुआ था, जैसे इंडिया का विजन है ना विकसित भारत, है ना, विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, है ना, अमृतकाल जिसको हम बोलते हैं, आज़ादी का अमृतकाल। तो विकसित भारत का हमारा थीम है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का थीम है मागा, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मागा जो थीम है, तो अगर यूपीएससी सिर्फ आपसे मागा बोल देता है कि मागा ये टर्म न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये डोनाल्ड ट्रंप की फिलॉसफी है फॉर अमेरिका एंड ये चल रही है, ठीक है ना। तो विकसित भारत इंडिया का है। और यहाँ पे एक न्यूज़ है, पोप फ्रांसिस, ही वॉज अ रिफॉर्मर, जो कि पोप हैं आई थिंक, पोप थे एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 88। सो दैट इज वन न्यूज़, बट दैट इज नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। wasn't consulted. Now this is a very good article. महाराष्ट्र लैंग्वेज पैनल चीफ का ये कहना है कि अभी रिसेंटली, आपको पहले एक तो चीज़ बता दूँ हुई क्या है। हुई ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है टू मेक हिंदी कंपलसरी थर्ड लैंग्वेज फ्रॉम क्लासेस 1 to 5, ठीक है ना। क्या किया उन्होंने, क्लासेस 1 to 5 के लिए हिंदी को कंपलसरी थर्ड लैंग्वेज के रूप में कर दिया है। अब चूंकि अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ो तो आपको यहाँ ये कहीं नहीं मिलता कि आपको प्राइमरी यानी कि जो 1 to 5 की क्लासेस है वहां पे 3 लैंग्वेजेस, वहां 3 लैंग्वेज का कंसेप्ट नहीं दिया हुआ है। वहां पे आपको क्या दिया हुआ है कि भाई आपको मदर टंग में एजुकेशन देना और दूसरी लैंग्वेज आपको इंग्लिश के रूप में ले सकते हैं या कोई और लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं कि कंपलसरी कोई थर्ड लैंग्वेज करनी है। मदर टंग का जरूर इंपॉर्टेंट है कि क्लासेस 1 to 5 को सबसे इंपॉर्टेंट है कि मदर प्रेफरेबली जो एजुकेशन है वो मदर टंग में मिलनी चाहिए, जो रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। अब यहाँ पर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि 1 to 5 के लिए हिंदी भी मैंडेटरी कर दो, है ना। सो दैट इज वन थिंग विच हैज स्टार्टेड डिबेट। अब यहाँ पे लक्ष्मीकांत देशमुख जो है ये महाराष्ट्र लैंग्वेज पैनल के चीफ हैं, इन्होंने कहा कि भाई लैंग्वेज पैनल से कुछ नहीं पूछा गया, ठीक है ना। और हमने इसका अपोज भी किया था, बट चीफ मिनिस्टर ने अपनी मर्जी से वो चीज़ लागू कर दी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हम एनईपी की बात कर रहे हैं, एनईपी में कहीं पे देखो लिखा है, एनईपी डज नॉट टॉक अबाउट द थर्ड लैंग्वेज फॉर प्राइमरी एजुकेशन अंटिल द चाइल्ड टर्न्स 11। जब तक बच्चा 11 साल का नहीं हो जाता है तो एनईपी कहीं पे भी ये नहीं बोलता कि तीसरी लैंग्वेज उसको पढ़ानी है ना प्राइमरी एजुकेशन तक। तो दिस इज वन थिंग विच शुड बी देयर एंड देयर शुड ओनली बी 2 लैंग्वेजेस। एक R1 रहेगी, द लैंग्वेज एम्प्लॉयड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इनिशियल लिटरेसी अटेनमेंट। ये आइडियली मदर टंग होना चाहिए या रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरा है R2, एनी अदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश और अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये 2 लैंग्वेजेस का फंडा है, लेकिन 3 लैंग्वेजेस का नहीं है और कंपलसरी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो आई थिंक होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। महाराष्ट्र का केस आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तरीके से क्या है कि इट इज इम्पोजिशन ऑफ अ लैंग्वेज। दिस शुड नॉट हैव हैपेंड बिकॉज इट इज व्हाट, इम्पोजिशन ऑफ अ लैंग्वेज। इट कंट्रावीन्स द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इट कंट्रावीन्स द राइट टू चूज, है ना। तो क्योंकि आप चूज नहीं कर सकते ना, आपको मैंडेटरी कर दिया गया। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, इट गोज अगेंस्ट द एनईपी ऑल्सो। तो ये भी एक बात है कि एनईपी के अगेंस्ट भी जाता है ये। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे 2 इसरो सैटेलाइट्स डॉक सक्सेसफुली फॉर द सेकंड टाइम। तो इसरो ने अभी, आपको पता है कि एक डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करता है, जिसको स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, स्पेडेक्स मिशन। अगर आपसे कभी पूछे स्पेडेक्स किसका है तो इसरो का है और इट इज फॉर स्पेस डॉकिंग। स्पेस डॉकिंग क्या, इंटरस्टेलर देखिए ना आपने, इंटरस्टेलर देखिए, लास्ट में जब वो घूमता रहता है और वो अपने इस शिप को इसकी बिल्कुल एकदम फिट करने के लिए जाता है इस पे और बोलता है इसके बराबर घूमना पड़ेगा तभी हम इसके साथ फिट हो पाएंगे। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं डॉकिंग करना है, यानी उसको वहां पे पार्क करना है एक तरीके से सैटेलाइट को स्पेस पे। तो
यहाँ पे दो सैटेलाइट्स इन्वॉल्व रहती हैं, एक होती है टारगेट सैटेलाइट और एक होती है चेजर सैटेलाइट, याद रखिएगा। तो इंडिया के केस में चेजर सैटेलाइट है आपकी SDX-01 और टारगेट सैटेलाइट है आपकी SDX-02, याद रखिएगा। दीज आर द टू सैटेलाइट्स, SDX-01 चेजर एंड SDX-02 टारगेट रहेगी, ठीक है ना। तो दे हैव अटेंड सक्सेसफुली फॉर द सेकेंड टाइम। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्पेडेक्स मिशन, और ये डॉकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डॉकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप यहाँ पे क्रू भेजेंगे, है ना, तो फॉर द क्रू एंड ऑल, तो यहाँ पे डॉकिंग की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप वहाँ पे उतरना चाहते हैं, ठीक है ना। एंड इट इज़ टू डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर स्पेसक्राफ्ट rendezvous, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग यूजिंग 2 स्मॉल सैटेलाइट्स। यहाँ पे जाना, फिर डॉकिंग करना, फिर अनडॉकिंग करना, फिर वापस आना, ये सारी चीज़ें हैं। बिकॉज अगर आप सेंड करना चाहते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द मून एंड वहाँ से फिर सैंपल लेके वापस आए, तो उसके लिए डॉकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मिशन इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगेन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। बुल्सआई गैलेक्सी विद 9 रिंग्स में रिवील डार्क मैटर सीक्रेट्स। अब देखो बहुत ज्यादा मैं साइंटिफिक डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें याद रखना है कि गैलेक्सी मिली है जिसका नाम है बुल्स आई गैलेक्सी, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लीडा 1313424, है ना। तो लीडा 1313424 भी याद रखिएगा, और इसको बोलते हैं बुल्स आई गैलेक्सी, ये भी याद रखिएगा, लीडा 1313424, एंड इसी को क्या बोलते हैं, बुल्स आई गैलेक्सी। तो बुल्स आई गैलेक्सी क्यों खास है? क्योंकि इसमें 9 रिंग्स डिटरमाइन की गई हैं, 9 रिंग्स इसमें मिली हैं। अभी तक जो गैलेक्सीज मिल रही थी उनमें ज्यादा से ज्यादा 2 रिंग मिल रही थी, बट दिस इज अ गैलेक्सी विद 9 रिंग्स एज ऑफ नाउ, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ 10th रिंग एज वेल, है ना। तो इनका ये कहा है कि भाई बुल्सआई गैलेक्सी बनी कैसे, तो उन्होंने बोला कि भाई 50 मिलियन ईयर एगो ये बनी है, एंड बुल्सआई गैलेक्सी का इंटरेक्शन जो हुआ वो एक दूसरी गैलेक्सी से हुआ जो कि ड्वार्फ गैलेक्सी थी, ब्लू ड्वार्फ गैलेक्सी, और उसके कारण ही फिर इसका शेप ऐसा है और रिंग्स ऐसी हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, बस नाम याद रखना, इसकी खासियत याद रखना कि 9 इसमें रिंग्स मिली हैं, और ये डार्क मैटर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन वो आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में निरुपमा रॉय का आर्टिकल है, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो। जो अभी नहीं जानता उनको मे बी अभी तैयारी में आए हो इसलिए नहीं जानते हो, लेकिन जो पहले से कर रहे हैं उनको जानते होंगे। तो इंडिया चाइना एट 75, मतलब 75 साल की पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। बहुत ही प्यारा आर्टिकल था, मैंने इसके जस्ट यहाँ पे लिख रखे हैं, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाइना क्या है। चाइना हमारे लिए एक स्ट्रक्चरल चैलेंज है, सबसे पहली बात तो ये समझ लो। बहुत अच्छा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं इसको, कभी आंसर राइटिंग करना हो चाइना रिलेशन में तो आप लिख सकते हैं कि चाइना बेसिकली इज अ स्ट्रक्चरल चैलेंज फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो भी फॉरेन पॉलिसी है ना, वो चाइना ही डिटरमाइन, चाइना के कारण डिटरमाइन होती है। भाई हमको किसके साथ रिलेशन करना है, कैसे करना है, कहीं ना कहीं चाइना उसका बहुत बड़ा फैक्टर है। हम जो भी स्ट्रेटेजिक मूव लेते हैं, चाहे बॉर्डर के रूप में ले, चाहे ट्रेड के रूप में, इकोनॉमी में ले, वो हमेशा चाइना के लेंस से देखा ही देखा जाएगा। एंड इसीलिए ऑथर का ये कहना है कि हमको बैलेंस करना पड़ेगा डिटरेंस और डायलॉग को, सॉवरेनिटी और इंटरडिपेंडेंस को, एंड कंपटीशन को एग्जिस्टेंस को। देखो बहुत अच्छे टर्म है। डिटरेंस मतलब कि डरा के रखना, है ना, चाइना को डराना भी है लेकिन डायलॉग भी करना है। देखो डराना क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चाइना हम पे अटैक ना करे, चाइना हमारी टेरिटरी में इंटर ना करे, प्रवेश ना करे, ये सारी चीज़ों के लिए। और डायलॉग क्यों करना है? ऑब्वियस सी बात है, डायलॉग इसलिए करना है क्योंकि हमको रिलेशनशिप तो मेंटेन करना ही है। सॉवरेनिटी क्यों रखनी है? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट है, यस, फ्रीडम है हमारे पास, तो हमको सॉवरेन भी रहना है, लेकिन साथ ही साथ हमको इंटरडिपेंडेंस भी दिखानी पड़ती है। इंटरडिपेंडेंस मतलब कि चाइना के साथ भी ट्रेड है, ये सारी चीज़ें हैं। चाइना के साथ हमारा कंपटीशन तो है ही है, लेकिन हमको कोएग्जिस्ट भी करना है। तो बहुत ही अच्छे ये टर्म्स हैं, यूज कर लीजिएगा। अब बॉर्डर टेंशन की बात करें तो 1962 में वॉर ही हो गया था चाइना के साथ, 2020 में गलवान की क्लैश हो गई थी, है ना। और अक्साई चीन के बारे में सब जानते ही होंगे। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो अभी हमेशा मिलिटराइज रहती है, वोलेटाइल रहती है। इंडिया की 60,000 ट्रूप्स हैं ईस्टर्न लद्दाख में। इंफ्रास्ट्रक्चर का फोर्टिफिकेशन हमेशा दोनों साइड से चलता रहता है, रोड बन रही है, कभी कुछ बन रहा है ना। इसके अलावा इकोनॉमिक इंटेंगलमेंट की बात करें तो ट्रेड इम्बैलेंस इंडिया और चाइना का लगभग $100 बिलियन का, मतलब हम $100 बिलियन से पीछे हैं ट्रेड इम्बैलेंस में। एंड इंडिया ने कई चाइनीज ऐप्स बंद कर रखे हैं, इन्वेस्टमेंट बंद कर रखी है, येट फिर भी हम उनके ऊपर फार्मा में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्रिटिकल मटेरियल्स में, इन सब चीज़ों में डिपेंडेंट है चाइना पे, ठीक है ना। इसलिए कंप्लीट डीकपलिंग अनरियलिस्टिक है शॉर्ट टर्म में। बहुत अच्छा पॉइंट इसमें लिखा है ऑथर ने कि हम, कोई अगर ये बोले ना कि चाइनीज को बैन कर दो, अरे भाई पूरे तरीके से नहीं बैन कर सकते, बहुत चीज़ें आप लेते हो चाइना से, है ना। इनफैक्ट जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है API, मतलब एक दवाई का जो
मेन पार्ट होता है ना, वही आप चाइना से लेते हो। एपीआई में हम चाइना पे डिपेंडेंट है, तो हम किस तरीके से इनको बैन कर दें? कंप्लीटली नहीं कर सकते ना। सो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर एज वेल। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस की। नाउ दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। यू शुड अडॉप्ट द स्ट्रेटेजी ऑफ कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। मतलब कि आप कॉम्पीट तो कर ही रहे हो डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चरल में, रीजनल इन्फ्लुएंस में, है ना, लेकिन पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। कैसे? ब्रिक्स में आप उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो, एससीओ में आप उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो, फिर उसको काउंटर भी कर रहे हो क्वाड के थ्रू, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे ताकि आप अपना मेन एम, जो स्ट्रेटेजिक आपको एजेंसी है, एज अ स्ट्रेटेजिक एजेंसी प्लस एज अ रीजनल इन्फ्लुएंस, आपको अपने आप को बरकरार रखना पड़ेगा। देन ऑथर ने ये भी कहा कि रीजनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चाहे चाइना हो, वो श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, इन सब में अपना इन्फ्लुएंस जताती रहती है। इंडिया को भी इसको काउंटर करना चाहिए। हम भी अपने साथ डिफेंस पार्टनरशिप, रैपिड डिजास्टर रिस्पांस, डेवलपमेंटल एड प्रोवाइड करें, तो हो सकता है हमारा भी रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। देन ऑथर ने ये भी कहा कि डिप्लोमेसी को मेंटेन करना है। डिप्लोमेसी को करते करते हमको इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट भी करना है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, चाहे अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो, चाहे आप लद्दाख का ले लो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। पर साथ ही साथ आपको रीजनल इमेज भी मेंटेन करनी है, नेबरहुड का ट्रस्ट भी मेंटेन करना है। देन ऑथर ने लास्ट में ये भी बोला है कि हमको कई जगहों पे कुल मिलाकर के जो 4 पिलर्स हैं, ऑथर ने देखो 4 पिलर्स कहे हैं। कुछ पहले डिस्प्यूट्स देख लो, इमर्जिंग डिस्प्यूट्स हैं। चाइना का डैम जो बन रहा है अरुणाचल प्रदेश के पास, है ना, मतलब अरुणाचल प्रदेश के पास इन द सेंस जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, तो उससे वाटर वेपनाइजेशन का खतरा है। देखो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा क्या है? वाटर वेपनाइजेशन। तो ये वाटर वेपनाइजेशन जरूर याद रखना है। देन इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि इंडिया लैक्स अ वाटर शेयरिंग ट्रीटी ऑल्सो, ट्रांसपेरेंसी भी कम है, एंड इकोलॉजिकल एंड सॉवरेनिटी रिस्क जो है वो हमेशा रहते हैं। 4 पिलर्स है इंडिया चाइना पॉलिसी के, ऑथर ने मेंशन किया है। एक तो मिलिट्री रेडीनेस, हमें ऑब्वियसली बात है मिलिट्री रेडीनेस आपको समझ में आ गया होगा कि भैया हमको ये हमेशा रेडी रहना है, चाहे चाइना जो भी बॉर्डर वाला रीजन हो। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, हमको इकोनॉमिक डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं रह सकते, डिपेंडेंट भी नहीं रह सकते। प्लस हमको डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट भी करना पड़ेगा ताकि हम मतलब पीस भी मेंटेन कर सकें, अपना ट्रेड भी मेंटेन कर सकें इस रीजन से, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस जो है वो एक टर्म निकल के आ रहा है कि कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस हमको मेंटेन करना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑफ दिस आर्टिकल। बहुत अच्छा आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे लैंडमार्क एग्रीमेंट। अब ये भी बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। ये है WHO का रिसेंट एग्रीमेंट जो हुआ है ऑन रिसेंटली अभी एक अकॉर्ड हुआ है ना कि फ्यूचर में अगर कोई ऑन फ्यूचर पैंडेमिक्स, तो अगर कोई फ्यूचर में पैंडेमिक आता है तो किस तरीके से हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो 16 अप्रैल को फाइनलाइज हुआ एक इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग बॉडी के द्वारा एक जनरेशनल अकॉर्ड विच इज एम्ड एट इंप्रूविंग द ग्लोबल पैंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। एक ये अकॉर्ड है फॉर इंप्रूविंग ग्लोबल पैंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। मतलब कि पैंडेमिक के लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हैं, कितना आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स आपका क्या होगा। अगले महीने इसका ड्राफ्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है? WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना, याद रखिएगा। WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही को कहलाती है। वो डिसीजन ले लेगी, अडॉप्ट कर लेगी। अब ऑथर ने इसमें देखो क्या बताया कि क्या क्या इस पॉलिसी के अंदर है। देखो पहले क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज हमेशा रेजिस्ट करती हैं ऑन शेयरिंग डायग्नोस्टिक्स की टेक्नोलॉजी, ट्रीटमेंट और वैक्सीन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन सबसे रेजिस्ट करती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज नहीं चाहती कि अपनी डायग्नोस्टिक टेक्निक आपको दे, या ट्रीटमेंट फैसिलिटी आपको दे, या वैक्सीन आपको दे, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। वहीं पर डेवलपिंग कंट्रीज जो रिलेक्टेंट हैं, वो रिलेक्टेंट रहती हैं किस चीज़ के लिए? लेकर के पैथोजन के सैंपल्स नहीं देती हैं, जीनोम सिक्वेंसेस नहीं देती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। हाँ, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ये जो एग्रीमेंट है क्यों खास है? बिकॉज इट इज फर्स्ट यूनिवर्सली एग्रीड आर्टिकल टू बेटर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहली बार एक एग्रीमेंट के थ्रू हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बेटर प्रोटेक्शन की बात की गई है। पैथोजन एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम एक बनाया गया है ताकि सबको इक्विटेबल एक्सेस मिल सके डायग्नोस्टिक्स की, ट्रीटमेंट की और वैक्सीन की। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने कहा है कि 10% प्रोडक्शन वो डोनेट करेंगे WHO को और 10% अफोर्डेबल प्राइस पे देंगे। तो एक कुल मिलाकर के 20% का ये भी डिसाइड हुआ है कि 20% जो है डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो 10% अपनी मेडिसिन को WHO को वो करेंगी,
डोनेट करेंगी और 10% अफोर्डेबल प्राइस पे देंगी, ठीक है ना। जो इनइक्वालिटीज देखने को मिली थी कोविड-19 के थ्रू, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी एंड वैक्सीन जो है वो होर्डिंग नहीं की जाएगी, है ना, ताकि पुअर कंट्रीज को भी मिल सकें वैक्सीन, होर्डिंग नहीं होगी। तो ये भी इस एग्रीमेंट में का पार्ट है। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्लॉज भी डाला गया है। कंट्रीज ने कहा है कि भाई जो डिस्प्यूट्स होंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के, उनको म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। पहले वॉलंटरी था मतलब आपके मन पे था, बट अब म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड नॉलेज शेयरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाएंगी वैक्सीन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 10% वाला पॉइंट याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन वाला याद रखना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला याद रखना, ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनको हमको डिस्कस करना है। देखो अब आपको लगेगा कि मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हम पिछले 2 दिन से यही डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं किया जुडिशरी टॉप, क्योंकि अभी जैसे जो गवर्नर वाला इशू हुआ है ना, गवर्नर और प्रेसिडेंट को लेकर के जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का कि भैया वो बिल को 1 से 3 महीने के अंदर गवर्नर पास कर देगा और प्रेसिडेंट के पास भी 6 महीने का टाइम रहेगा, वो अपना जो भी करना है उसको जजमेंट देना पड़ेगा। तो इसमें जगदीप धनखड़ का बहुत हार्श स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था भाई कि जुडिशरी जो है वो जुडिशियल ओवर रीच कर रही है। इसका टर्म याद रखेगा, द टर्म इज एक्चुअली जुडिशियल ओवर रीच। ओवर रीच मतलब कि जुडिशरी जब अपनी पावर को और ज्यादा स्ट्रेच कर देती है तो उसको जुडिशियल ओवर रीच बोलते हैं। इसके अलावा एक याद रखेगा, इसमें आर्टिकल 142 का भी जिक्र किया गया है। आर्टिकल 142 मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है लॉ या डिक्री पास करने का। लॉ या डिक्री पास करने का मतलब क्या होता है कि वो लेजिस्लेटिव रोल ले लेता है सुप्रीम कोर्ट और एक लॉ पूरा पास कर देता है। तो ये नॉर्मली ये काम पार्लियामेंट का होना चाहिए, प्रेसिडेंट का होना चाहिए, बट ये कौन कर रहा है, जुडिशरी कर रहा है लॉ पास करने का काम, ठीक है ना। अभी कैसे किया उसने तमिलनाडु में, जैसे जो बिल्स थे जो पेंडिंग थे जिनको प्रेसिडेंट ने मना भी कर दिया था, उन बिल्स को डीम्ड टू बी पास बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक तरीके से बिल ही पास कर दिया ना। तो ये भी एक तरीके से उनका कहना है कि भाई ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जाता है, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट का काम जुडिशरी कर रही है। तो दिस हैज बिन रेज्ड और उनका ये कहना है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होनी चाहिए और जुडिशरी जो अपने आप को खुद ही अपॉइंट कर रही है वो प्रोसेस चेंज होनी चाहिए। दिस इज व्हाट हैज बिन सेड, दिस इज व्हाट हैज बिन डिमांडेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूज है रिगार्डिंग द कोर सेक्टर्स आउटपुट। तो इसमें इतना आउटपुट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोर सेक्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 8 कोर सेक्टर है, आपको पता होना चाहिए। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये 8 आपके कोर सेक्टर्स हैं जिनको हर महीने ही इसका एक आता है, आईआईपी बोलते हैं उसको, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि हर महीने मंथली निकाला जाता है। याद रखिएगा, इट इज रिकॉर्डेड मंथली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और उसी में ये सब चीजें आती हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। दैट इज इट फॉर द डे। एक न्यूज़ और है, सॉरी नॉट फॉर द डे, लॉरियस अवार्ड। ये लॉरियस अवार्ड, पहली चीज़ तो अगर आपसे पूछे कि किस फील्ड में दिया जाता है तो ये स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मोंडो डुप्लांटिस को, और ये वॉल्टर है, पोल वॉल्टर है, मतलब वो नहीं डंडा लेके दौड़ते हैं, फिर डंडे को ऐसे करते हैं, मुड़ता है, फिर ऊपर से कूदते हैं वॉल्ट से ऊपर, है ना। अब वो तो छोड़ो, मैं एक्सप्लेन बहुत ही गंदा किया, लेकिन समझ में आ गया होगा आपको कौन है ये। अरे बहुत अच्छा बंदा है भाई, मेरे कल सपने में भी आए थे ये आदमी। मैं आपको ये बताना चाहता था कि लिटरली मैं बता रहा हूँ कि पता नहीं क्यों नीरज चोपड़ा और इनका, मैंने कल कोई शो देखा था, उसके बाद ये और नीरज चोपड़ा दोनों मैंने देखा कि सपने में थे और बढ़िया स्पोर्ट्स खेल रहे थे, ओलंपिक्स का मैच चल रहा था और मैं उस मैच को देखने गया हूँ। तो ऐसा मेरे सपने में आया, सुबह मैंने देखा तो डुप्लांटिस की न्यूज़ भी थी, तो समथिंग दैट्स इनक्रेडिबल। और स्वीडिश पोल वॉल्टर है, स्वीडन से हैं डुप्लांटिस, मोंडो डुप्लांटिस, गजब बंदा है भाई, गजब। हर साल अपना रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सीखा है और 7 बार वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ भी चुका है। हर साल नया रिकॉर्ड बनाता है और खुद बोलता है कि मैं अगले बार भी तोड़ूंगा इसको। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भी मैं और 10 सेंटीमीटर ऊंचा कूद सकता हूँ, बट मैं इसलिए नहीं कूद रहा हूँ ताकि वो रिकॉर्ड धीरे धीरे बनता रहे। तो ये अपनी मर्जी से कूदता है भाई, गजब आदमी है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर है और अमेरिकन जिम्नास्ट है साइमोने बाइल्स, टॉप विमेन ऑनर्स उनको मिले हैं। 25th एनिवर्सरी थे लॉरियस अवार्ड के, उनमें ये मिला है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।